आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है। सत्ता में आने से पहले आपके नेता बड़े बड़े दावे करते हैं और सत्ता में आने के बाद ऐसे यू टर्न लेते हैं कि सब चौंक जाते हैं। दिल्ली की आप सरकार जो दावा करती थी कि हम आपकी सरकार हैं, हम आम जनता की सरकार हैं, हमें किसी भी हाल में जनता के जीवन को सस्ता और बेहतर बनाना है, वो लोग किस कदर से जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, वो बात अब किसी से छुपी नहीं रह गई है। दिल्ली सरकार के भीतर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दिल्ली में बिजली के दाम आकाश छूने लगे हैं। महंगी होती बिजली ने दिल्ली वालों के प्राण पखेरु उड़ा दिए हैं। इसके साथ ही केजरीवाल के उस दावे की पोल भी खुल गई जिसमें वो कह रहे थे कि जी हम दिल्ली वालों को सस्ता जीवन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कैसे, बताते हैं आपको। दिल्ली में पानी को लेकर सियासी विवाद अभी थमा भी नहीं कि बिजली बिल को लेकर सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली में लोगों के बिजली के बिल अचानक ही 1.5 से 2 गुना ज़्यादा बढ़कर आ रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने बिजली यूनिट की दरों में कोई इजाफा नहीं किया है। फिर भी लोगों के बिजली के बिल काफ़ी आ रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। दरअसल बिजली के बिल पर पीपीएससी और पेंशन ट्रस्ट चार्ज के लगने से लोगों के बिजली के बिल दोगुने तक हो गए हैं, जिसको लेकर जहां बीजेपी दिल्ली सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी, वहीं कांग्रेस भी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों ने आपस में साठगांठ कर दिल्ली वासियों को लूटने का पूरा प्रबंध कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली वालों को 2 तरह से लूट रही है। पहले पीपीएससी के नाम पर 8.75% बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं और फिर पेंशन ट्रस्ट के नाम पर भी 7% अधिक बिजली शुल्क वसूला जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस ने भी बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर आपको आड़े हाथों लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पीपीएससी चार्ज और पेंशन ट्रस्ट चार्ज के नाम पर लोगों को बढ़े हुए बिजली बिल भेजकर उन्हें आप सरकार द्वारा लूटने की तैयारी है, जबकि केजरीवाल सरकार बिजली हाफ और पानी माफ का दावा करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी। बिजली के बिल पर कोई 8.75% पीपीएससी और 7% पेंशन ट्रस्ट के नाम पर चार्जेस को लगाए गए हैं, जिस कारण लोगों के बिल 1.5 से 2 गुना तक बढ़कर आ रहे हैं। वहीं इस मामले पर घिरने के बाद आम आदमी पार्टी की नींद भी गायब हो गई है और आपके नेताओं के लिए जवाब देना भी मुश्किल हो गया है। चौतरफा घिरने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी लोगों में भ्रम फैला रही है। दिल्ली सरकार पर बिजली के दाम पीपीएससी बढ़ाने के झूठे आरोप लगा रही है। डिस्कॉम के पास ये प्रावधान है कि अगर गर्मियों में बिजली की पीक डिमांड होती है और खासकर जब उन्हें ज़्यादा कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ती है, तो उस दौरान वो शॉर्ट टर्म बेसिस पर पीपीएससी में 7.5% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये कोई नया प्रावधान नहीं है, ये 10 साल से भी ज़्यादा समय से है। दर्शकों, ये एक और यू टर्न है केजरीवाल सरकार का, लेकिन वो बड़ी ही साफ गोही से झूठ बोल देते हैं कि रेट बढ़ाने का सिलसिला तो पहले से ही चला आ रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लाने के लिए आपके नेता अलग अलग तरह के प्रपंच रच रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि हमारे नेता को गलत तरीके से फंसाया गया, वो तो कट्टर ईमानदार नेता हैं। आपके नेता पहले तो इसी बात की रट लगा रहे थे, लेकिन जब दाल नहीं गली तब उन्होंने अलग ही खेल शुरू कर दिया। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम नहीं हुई है, क्योंकि सीबीआई भी उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में जब तक सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत नहीं मिलती तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के मामले में राहत देने के साथ ही अरविंद केजरीवाल को झटका भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम दफ्तर जाने और सीएम के तौर पर कामकाज करने पर रोक लगा दी है। ऐसे में बाहर आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल बिना पावर वाले सीएम रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके नेता इसे अपनी जीत मान रहे हैं। वहीं आपके नेता संजय सिंह से लेकर आतिशी और दूसरे आपके नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर नए नए दावे कर रहे हैं। आपके नेता अब कहने लगे हैं कि हमारे नेता की तबीयत खराब है, जेल में उनको गंभीर बीमारियां घेर रही हैं, जिस पर आपके नेता सुप्रीम कोर्ट से भी बात सुन चुके हैं और दोस्तों अब कह रहे हैं कि हमारे नेता को जेल में खतरा है।
दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी चर्चित आबकारी नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि तिहाड़ में सीएम अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर हमला करने की साजिश रची है और उन्हें जेल में मारने का षड्यंत्र चल रहा है। आतिशी 2 डॉक्टरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। उन्होंने पूछा कि अगर जेल में अरविंद केजरीवाल को स्ट्रोक आ गया तो कौन जिम्मेदार होगा। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक फर्जी केस में गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वालों ने 90% से ज्यादा वोट देकर जिताया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को वर्ल्ड क्लास इलाज मुफ्त देते हैं। आतिशी ने कहा कि बीजेपी अपने किसी भी राज्य में अरविंद केजरीवाल जितना काम नहीं किया होगा और यही वजह है कि उसने अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमे में जेल में डाल दिया। आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। ये देश के इतिहास में पहला मौका है जब तानाशाह किसी को जेल में डालकर उनकी जान लेने की साजिश रचते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल को दवा और इंसुलिन नहीं दी गई। अरविंद केजरीवाल 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं, लेकिन उनको डॉक्टरों से बात नहीं करने दी गई। कोर्ट के फैसले की वजह से अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन मिल सका। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को जब ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दिया तब बीजेपी को ये बात समझ आई कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। तब वो हाईकोर्ट पहुंच गए। जब उन्हें लगा कि इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो केजरीवाल को सीबीआई से फर्जी मामलों में गिरफ्तार करवा दिया। आतिशी ने कहा कि अगर केजरीवाल को स्ट्रोक आ जाता है या ब्रेन डैमेज हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। जिस दिन ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था तब उनका वजन 70 किलो था और आज उनका वजन 61.5 किलोग्राम है। इसके अलावा भी आपके नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर कई दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधने की जगह आपके नेता ये बात कोर्ट को क्यों नहीं बता रहे हैं। मोदी सरकार ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया है जिससे विपक्ष में खलबली मच गई है। पीएम मोदी के इस फैसले से विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। दर्शकों, जम्मू और कश्मीर के आगामी चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि जम्मू की सत्ता के लिए लालयित बैठे लोगों की कूल्हें हिल गई हैं। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करेंगे। सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए ऐसी फील्डिंग बैठा दी है कि दहशतगर्दों को कथित तौर पर हौसला देने वाले लोगों को कथित तौर पर परास्त भी कर दिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिल्ली जैसा संवैधानिक अधिकार देने की कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर के एलजी को भी अब प्रशासनिक शक्तियां दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में अब ट्रांसफ़र और पोस्टिंग एलजी की अनुमति के बिना नहीं हो पाएगी। इसका जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। इसमें एलजी को अधिक शक्ति देने का प्रावधान है। इसमें नई धाराएं जोड़ी गई हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार 12 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को आईएएस और आईपीएस जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग, पुलिस, कानून और व्यवस्था के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में अधिक अधिकार मिलेंगे। मुख्य नियमों में नियम 42 के बाद 42A जोड़ा गया है, जिसे उपराज्यपाल को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने राज्य के लिए महाधिवक्ता और विधि अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार मिल गया है। 42B ये भी स्पष्ट करता है कि अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने के प्रस्ताव भी एलजी द्वारा ही दिए जाएंगे। आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है तब से वहां चुनाव नहीं हो पाए हैं, मगर जब भी सरकार का गठन होगा तब सबसे अधिक शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी। ये शक्तियां ऐसी ही हैं जैसे दिल्ली के एलजी के पास होती हैं। इस फैसले के बाद उमर अब्दुल्ला ने आलोचना की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करीब है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर समय सीमा तय करने का दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनाव के लिए एक शर्त है। जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन रबर स्टैंप सीएम से बेहतर के हकदार हैं।
जिन्हें अपने चपरासी की भी नियुक्ति के लिए एलजी से गिड़गिड़ाना पड़ेगा। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जिस चाहत के साथ मुस्लिम बहुल कश्मीर ने भारत का हाथ थामा था वह पूरी नहीं हो पाई है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर भड़कते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है, आज एक ऐसा फरमान आया है जिससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को अब ज़्यादा मजबूती से कुचला जाएगा। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में बांटा गया, उसके बाद से लोगों को छोटी छोटी बातों पर नौकरी से निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर बिल्कुल खामोश हो गया है, लेकिन केंद्र को फिर भी हमसे डर लगता है। नहीं तो क्या वजह है कि आप हमें हमारे शहीदों को भी याद करने की इजाज़त नहीं देते हो। आज आप एक ऐसा ऑर्डिनेंस लेकर आए हो जिसने जम्मू कश्मीर की विधानसभा को म्यूनिसिपैलिटी में बदल दिया है, ताकि प्रदेश में कल जो भी सरकार बने उसके पास कोई अधिकार ना हो। मोदी सरकार के एक फैसले से विपक्ष की नींद गायब हो गई है। विपक्षी नेताओं को अब डर सताने लगा है कि उनकी असलियत बाहर आने वाली है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी नेता हताश और परेशान हैं कि अब उनका क्या होगा। इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी की भी नींद गायब हो गई है और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत की बेचैनी बढ़ गई है। संजय राउत और विपक्ष के नेताओं ने सोचा नहीं होगा कि मोदी सरकार के इस फैसले से वो एक्सपोज हो जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले अब खुद परेशान हैं कि अब उनकी पोल खुलने वाली है। दर्शकों, आज स्वर्गीय दिवंगत बाला साहब की आत्मा स्वर्ग में भी बैठकर काफी चिंतित होगी। जो बाला साहब कांग्रेस को हिंदुत्व विरोधी कहते थे, जो ये मानते थे कि कांग्रेस हिंदुत्व के खिलाफ है, आज उसी कांग्रेस के पक्ष में बाला साहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे और उनके सबसे अजीज और सामना के संपादक संजय राउत खड़े हैं। आज वाकई बाला साहब की राजनीतिक विरासत पर पुत्र उद्धव ठाकरे और संजय राउत कालिख पोतने का काम कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले से विपक्ष में खलबली मच गई है। 1975 में कांग्रेस पार्टी के लगाए गए आपातकाल का बचाव शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने किया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री होते तो वो भी भारत में इमरजेंसी लगाते। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के संपादक बाला साहब ठाकरे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने आपातकाल का खुलकर समर्थन किया था। संजय राउत ने कहा कि आपातकाल इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। संजय राउत ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं बचा है। संजय राउत ने कहा कि 50 साल हो गए हैं और लोग आपातकाल को भूल चुके हैं। इस देश में आपातकाल क्यों लगाया गया था? कुछ लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। रामलीला मैदान से खुला ऐलान किया गया। हमारे जवानों और सेना को कहा गया कि सरकार के आदेश का पालन न करें। तो ऐसी स्थिति में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो वो भी आपातकाल लगा देते। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। कुछ लोग देश में बम बना रहे थे और जगह जगह बम फोड़ रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित शाह को आपातकाल के बारे में कुछ नहीं पता है। संजय राउत ने यह भी कहा कि नकली शिवसेना शिंदे के साथ बाला साहब ठाकरे की तारीफ करने वालों ने आपातकाल का समर्थन किया है। बाला साहब ठाकरे ने उस समय आपातकाल का खुलकर समर्थन किया था। आरएसएस ने भी इसका समर्थन किया था। संजय राउत ने आगे कहा कि ये सब होने के बाद देश में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने। उन्हें नहीं लगा कि संविधान की हत्या हुई है, लेकिन वे कौन हैं? उनके पास काम नहीं है, इसलिए वो देश के लोगों को भटका रहे हैं। उनका दिमाग ठिकाने नहीं है। पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए संजय राउत ने कहा कि अगर हम आपातकाल की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार का हर दिन संविधान की हत्या के लिए चिन्हित किया जाएगा। तो देखा आपने कैसे मोदी सरकार के फैसले से संजय तिलमिला गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के नेता बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाकर दुष्प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब मोदी सरकार ने कांग्रेस को उसकी असलियत याद दिलाने का फैसला किया है तो विपक्ष के नेता तिलमिला गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पार्टी के दूसरे नेता भी इस फैसले से झल्लाए हुए हैं और अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता भी तिलमिला गए हैं। दोस्तों, शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की तो पूरी राजनीति ही कांग्रेस के खिलाफ रही है और आज जो संजय भाषा बोल रहे हैं उसको सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर बाला साहेब के पुत्र उद्धव ठाकरे और उनके करीबियों को अपने विचारधारा में रंग दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।